तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की क्लास, जो कि आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी के लिए, और साथ ही यह क्लास आपको कनिष्ठ सहायक, जो कि आपकी 2702 पोस्ट अभी अभी आपकी जो है नोटिफिकेशन जारी हुई है, जो कि आपकी 23 दिसंबर से उसका ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आज की क्लास हमारी है। तो देखिए, आज का हमारा सेट नंबर दूसरा है, और इससे पहले एक सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और आज का हमारा सेट नंबर दूसरा है, और यह पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है। देखिए, कह रहा क्या आप तैरना जानते हैं, यह किस प्रकार का जो है वाक्य है। तो देखिए, क्या आप तैरना जानते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क जो है प्रश्नवाचक का आपको चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इससे ही पता चलता है कि यह जो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे प्रश्न किया जा रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में जो है हमसे प्रश्न पूछा जाए, वह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। तो ऑप्शन हम पहला इसमें करेक्ट कर देंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, तो अगर इस चैनल पर आप सभी पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, और एक प्यारा सा इमोजी ज़रूर सेंड करें। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न ये कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द ओझल ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें ओझल का पर्यायवाची शब्द आपका होता क्या क्या है, तो ओझल का पर्यायवाची शब्द होता है आपका, एक तो अदृश्य होता है, एक आपका अंतर ध्यान होता है, एक आपका तिरोहित होता है, लेकिन आपका रोशनी नहीं होता है। और ओझल के पर्यायवाची बात करें, तो एक तो आपका लुप्त होता है। क्या होता है? लुप्त भी जो है ओझल का पर्यायवाची होता है, लुप्त। और लुप्त के साथ क्या क्या होता है, तो छिपा हुआ, गायब, और आपका क्या होता है, गायब के बाद आपका एक होता है क्या, तो विलुप्त होता है। क्या होता है? विलुप्त होता है। तो एक प्रश्न से हम बहुत सारे प्रश्न का जो है कवर करने वाले हैं। आगे देखिए, हमारा इसमें हो जाएगा क्या, तो रोशनी जो हो जाएगी वह ओझल का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। तो आगे देखिए, आगे तीसरा नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो देखिए, चार आपके टॉपिक इसमें दे रखे हैं, चार। तो देखिए, कार्य है, और कथन है, और व्याख्या है, और उद्यम है। इनमें आपको स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। तो कितने इसमें स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो देखिए, इसमें केवल आपका एक मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम में इन चारों में एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन हम एक जो है करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, आगे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, कह रहा इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है। तो द्रविड़ भाषा कौन सी है, तो तेलुगु, बांग्ला, ओडिया और मराठी। तो इनमें से कौन सी जो है द्रविड़ भाषा है, यह हमसे प्रश्न पूछ रहा है चौथे नंबर प्रश्न में। तो देखिए, द्रविड़ भाषा परिवार की जो है भाषाएं अगर बात करें, तो हमारी क्या होती हैं, तो देखिए, इसमें हमारी हो जाएंगी तेलुगु। कौन सी हो जाएंगी? तेलुगु हो जाएगी, और आपका तमिल भी हो जाएगा। क्या? तेलुगु, तमिल, तेलुगु, तमिल, और क्या होती हैं, तो कन्नड़ भी होती हैं। क्या होती हैं? कन्नड़ भी एक हो जाएगा। कन्नड़ के साथ साथ आपका क्या होता है, तो एक आपका मलयालम भी हो जाएगा। मलयालम, मलयालम भी हो जाएगा। और इसी में अगर गौड़ी की बात करें, तो गौड़ी जो आपकी होती है वह मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के, और कुरुख, ओरछा, बिहार, उड़ीसा, और बहुई बलूचिस्तान भाषाएं हैं। और द्रविड़ द्रविड़ जो है वह परिवार की भाषा जो है वह तेलुगु है। तो ऑप्शन नंबर हम ए करेक्ट कर देंगे। और पांचवा नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को जो है सुम्मिलित नहीं करता है। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को जो है सुम्मिलित नहीं करता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको पूर्ण विराम दे रखा है, अल्प विराम है, और योजक का चिन्ह है, और आपका उद्धरण चिन्ह है। इन चिन्हों को आप याद करिए, आपको जो है कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप जो है परीक्षा में चूकेंगे नहीं। तो देखिए, पाँचवें में बात करें, तो देखिए, योजक चिन्ह जो होता है ना, योजक चिन्ह यानी विकल्प नंबर सी, यह विराम भेद और उनके चिन्हों को जो है सुम्मिलित नहीं करता है। योजक चिन्ह कैसा होता है, तो योजक का चिन्ह आपका इस तरह से आपका योजक का चिन्ह होता है। आगे देखिए, 6 नंबर हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थानों के लिए सही शब्द आपको चुनाव करना है। कह रहा है, क्या कह रहा है शब्द, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, क्या है, तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है
उसका नाम श्याम है। यहाँ पर हम बी विकल्प इसमें भर देंगे कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम श्याम है। जिसका नहीं भरेंगे देखिए ये गलत हो जाएगा, इसका भी नहीं भरेंगे और किसका भी, यही भी नहीं है। तो हमारा जो उचित हो जाएगा वह उसका नाम क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि चाबुक निबंधन, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर दूं। देखिए क्या कह रहा है कि चाबुक निबंधन संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो चाबुक निबंधन संग्रह के रचनाकार कौन है, 7वां नंबर हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये हो जाएंगे कौन, तो विकल्प नंबर सी हम करेक्ट कर देंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हो जाएंगे वह चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हो जाएंगे। जिसमें अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वह बंगाल में मोदनीपुर ज़िले में हुआ था। और कहाँ पर, तो महिषादल गांव में इनका जन्म हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और इनकी और रचनाएं देखें हम तो देखिए इनकी रचनाएं जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा, यह सब सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। 8वां नंबर कह रहा कि भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन में देखिए दिन है, प्रभात है, शाम है और संध्या है। तो भोर, बिहान और निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो देखिए ये हो जाएंगे आपके प्रभात। प्रभात का मतलब क्या होता है, तो आपका सवेरा होता है। क्या होता है? प्रभात का मतलब आपका सवेरा हो गया, दिवा हो गया, वार हो गया, प्रमाण हो गया, वासर हो गया। और बाकी अगर बात करें संध्या का, तो संध्या का क्या क्या होता है? तो संध्या का पर्यायवाची जैसे आपका गोधूली, सायंकाल, साँझ, शाम, यह सब संध्या के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो तुलसी कृत अगर हम जो है समाज का जो है विग्रह अगर हम करें तो करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलेगी? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से अपदान ऐसे आपका जो होता है। तो देखिए हमें जो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो हमें के द्वारा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो तुलसीदास शब्द का अगर समाज विग्रह हम करें तो के द्वारा विभक्ति मिलेगी। अब बात करें दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास हमें देखिए, समास का मैं आपको देखिए परिभाषा बता रहा हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम समास कहते हैं। आगे देखिए कह रहा तत्सम शब्द आपको पहचानना है। तो देखिए तत्सम तद्भव आपको बहुत पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम आपका उठा लीजिए, जहाँ जहाँ से हिंदी आपकी आती है, जिस भी एग्जाम में हिंदी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, आपको तत्सम 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 और तद्भव आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन में दे रखा है निद्रा, कान, मोर और बंदर। तो तत्सम शब्द पहचानना है तो देखिए तत्सम जो हमारा हो जाएगा वो निद्रा। क्या हो जाएगा? निद्रा हो जाएगा। अगर इसके तद्भव की बात करें तो इसका जो तद्भव होता है वह नींद होता है। क्या होता है? नींद होता है। बाकी आपकी देखिए कान, बंदर और मोर, ये सब क्या है? तो ये सब आपके तद्भव पहले से ही हैं। आगे देखिए कह रहा है 11 नंबर में पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह जो है सही नहीं है? तो देखिए पाठशाला है, विद्यालय है, स्कूल है ऑप्शन नंबर ए में, बी में है नारी, महिला, औरत और सी में है पहाड़, पर्वत और पुस्तक, डी में है आग, अग्नि और अनल। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द जो है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पर्याय मतलब पर्यायवाची में। तो देखिए विकल्प हमारा हो जाएगा पहाड़, पर्वत और पुस्तक, यह जो आपके हैं यह जो है आपके सही नहीं है। आगे देखिए 12 नंबर में कह रहा है कि इनमें से सही विलोम शब्द युग्म का कौन सा सही है? आदान का प्रदान दे रखा है, आदान का निदान है, प्रदान का विधान है, आदान का समाधान है। तो इनमें से कौन सा सही विलोम शब्द युग्म आपका कौन सा है? तो 12 नंबर में तो देखिए ऑप्शन का आदान का क्या होता है विलोम? तो आदान का प्रदान होता है। यानी आदान माने लेना और प्रदान माने देना, यह एक दूसरे के अपोजिट आपके हो जाएंगे। आगे देखिए आगे 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि और शब्द के अनर्थक शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्दों के अनर्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो और देखिए कह रहा कि अन्य का उसका, दूसरा का तथा, सबका परंतु और परंतु का अपना। तो देखिए और शब्द के अनर्थी शब्द क्या हो जाएगा? और का एक और अर्थ होता है क्या? तो और का एक और अर्थ होता है जो होता है आपका दूसरा और तथा। और 14 नंबर देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द ऋषि की मात्रा का उपयोग आपका हुआ है? तो किसमें आपका जो है ऋ से ऋषि वाले मात्रा का जो है प्रयोग हुआ है?
तो देखिए आपका वृष्टि में, किसमें? वृष्टि में, रिपु में भी नहीं मिलेगा, वर्षा में भी नहीं मिलेगा और क्रिया में भी नहीं मिलेगा। आपका किस में मिलेगा? तो वृष्टि में है, यह गाथा का प्रयोग हुआ है। अतः विकल्प हम ए करेक्ट कर देंगे। 15 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है कौन सा शब्द सही है? तो समाहार आपका कैसा लिखा जाएगा? समाहार जो आपका लिखा जाएगा वह आपका इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से लिखा जाएगा समाहार, यह आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन में है दिल्ली, वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद। तो क ख ग की पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देखिए यह होता है आपके इलाहाबाद, प्रयागराज से। और इसका प्रकाशन कहाँ कब हुआ था शुरू? तो 1963 से इसका प्रकाशन जो है शुरू हुआ था। और इसको इसको लक्ष्मीकांत वर्मा, कौन? तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने जो है इसका राम रूप चतुर्वेदी ने इसे प्रकाशित किया था। 17 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम होगा? तो सुकर्म का विलोम क्या होता है? तो सुकर्म का यानी सुकर्म मतलब अच्छे कर्म और कुकर्म मतलब आपके बुरे कर्म, यानी सुकर्म का विलोम कुकर्म हो जाएगा। और 18 नंबर कह रहा है इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो अगर मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्याओं यानी उनके दशाओं को जो है दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो देखो कह रहा है कि लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और यह सभी। तो मोहन का जो है क्या दे रखा है? मोहन राकेश का मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्याओं का कौन सा नाटक है इसमें से? तो यह जो हो जाएगा आधे अधूरे। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी की प्रसिद्ध नाटक है। यह आपके मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। इस नाटक में मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को जो है दर्शाया गया है। अब देखिए 19 नंबर यही कह रहा है कि जहाँ एक ही शब्द एक के अनेक अर्थ वंचित होते हों, कौन सा अलंकार कहलाता है? तो जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ वहाँ पर आपके निकलते हों तो वह कौन सा अलंकार हो जाता है? तो ऑप्शन में है यमक, रूपक, वक्रोति और श्लेष। तो देखिए 19 का ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा? तो जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ आपके निकलते हो वहाँ आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे अगर एक उदाहरण मैं दूँ आपको, तो पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, किंतु दूसरी पंक्ति में अगर पानी का अर्थ क्या होता है? तो पानी का अर्थ 3 अर्थ होते हैं। पानी के आपके 3 अर्थ निकलेंगे। एक मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ, और दूसरा आपका इज्जत, सम्मान, और चूने का अर्थ में आपका पानी का साधारण जल होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें आपका श्लेष अलंकार है। अब देखिए 20 नंबर कह रहा है कि इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो कह रहा कुरंग, कंचन, केसरी और सारंग। तो इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए इसमें हिरण्य का जो हो जाएगा आपका पर्यायवाची, वह सही उत्तर आपका हो जाएगा कंचन। और बात करें हिरण्य के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका एक सुवर्ण भी हम हिरण को कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवर्ण भी कहते हैं। और दूसरा कहें तो सोना भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिरण जो है सोने से कम नहीं होता है। सोना और स्वर्ण, स्वर्ण के साथ एक और क्या है? कंचन और कनक भी हम हिरण को ही कह सकते हैं। हिरण्य दे रखा है ना, हिरण्य। और देखिए कह रहा है कि संयोग का विलोम कौन सा होगा? तो देखिए संयोग का विलोम क्या होता है? तो संयोग का हमारा होता है वियोग होता है। बाकी आपके जो है असंगत शब्द हैं ये सब। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए ऑप्शन में कह रहा है कि आपका अंतःनुप्रास अलंकार और आपका श्रुत्यानुप्रकाश अलंकार, वृत्तानुप्रकाश अलंकार, लटानुप्रकाश अलंकार। तो आपका देखिए कह रहा है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, यानी अगर आपका लड़का जो है खराब है तो आपके धन को वह बर्बाद कर देगा। उसके लिए आपको पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह आपका लड़का सही है तब भी पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वह सही रहेगा तो अपनी काबिलियत से वह आपको जो है अपना घर गृहस्थी चला लेगा। इस पंक्ति का यही अर्थ निकलता है। तो देखिए 22 में बात करें तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कि आपका लटानुप्रकाश अलंकार हो जाएगा। अब देखिए, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, इस पंक्ति में लटानुप्रकाश अलंकार है, जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, परंतु अगर उसका तात्पर्य जो है अन्य भेद हो, वहीं पर आपका लटानुप्रकाश अलंकार होता है। अब यहीं देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है। कह रहा नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो देखिए कह रहा ज़्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन और कठोरता से कार्य सिद्ध आपका होता है। तो नाक दबाने से मुंह खुलता है, तो देखिए अगर यही बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल उचित होगा कि देखिए कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसी लोकोक्ति का अर्थ होता है कठोरता से जो है कार्य सिद्ध होता है। कभी कभी जो है देखिए कभी कभी हम किसी को कोई चीज़ अगर उधार दे दें, तो अगर जब हम उसके ऊपर जोर ना दें, तब तक वह हमें चाहे धन हो चाहे कोई सामान हो, वह देने का जो है नाम नहीं लेता। इस वजह से है क्या होता है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसी के अकॉर्डिंग ये आपका कठोरता से ही कार्य सिद्ध होता है, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा कि श्रोता की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को जो है देखिए अगर बात करें तो यह आपको देखिए 4 प्रकार की जो है बांटा जा सकता है। तो स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर 4 आपके भेद होते हैं। एक कौन कौन सा होता है? एक तो आपका सबसे पहले तत्सम होता है। क्या होता है? सबसे पहले एक तत्सम होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? तो दूसरा हमारा तद्भव होता है। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा हमारा देशज होता है। और चौथा लास्ट हमारा क्या होता है? तो आपका विदेशी होता है, विदेशी। आगे देखिए क्या कह रहा है, 25 नंबर कह रहा है नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए आपका नाक का बाल का अर्थ क्या होगा? तो देखिए 25 नंबर है ना, तो आपका कष्ट देना ये तो नहीं होगा, अधिक समीप होना यह भी नहीं होना, होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अधिक प्रिय आपका होना। नाक का बाल होना का अर्थ क्या हो जाएगा कि अधिक आपका प्रिय होना, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम इसमें सही कर देंगे। आगे देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक जो है विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो गाय की बता रहा है, दूध की बता रहा है, देने की बता रहा है, या इनमें से किसी की नहीं बता रहा है? तो यह गाय जो है अधिक दूध देती है, यह वाक्य में अधिक जो है विशेषण किसकी बता रहा है? तो देखिए गाय अधिक दूध दे रही है ना, तो दूध की जो है इस वाक्य में दूध की विशेषता बताई जा रही है कि गाय जो है दूध देती है, यानी दूध क्या है, दूध अधिक दे रही है, इसी वजह से आपकी दूध की विशेषता इसमें बताई जा रही है। 27 में कह रहा है कि पथ के साथी किस विद्या की रचना है? कह रहा है आत्मकथा की, रेखा चित्र की, उपन्यास की और यात्रावृत्त की। तो क्या कह रहा है कि पथ के साथी किस विद्या की रचना है? तो 27 नंबर है ना, देखिए ये आपके रेखा चित्र है। क्या है? तो यह एक रेखा चित्र की रचना है। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, अनभिज्ञ का आपका अभिज्ञ होता है। और 29 नंबर कह रहा है कि सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो देखिए सत्य प्लस स्त्री, सत्या प्लस आर्थी, सत्य प्लस यात्री और सत्य प्लस अर्थी। तो क्या कह रहा है कि आपका सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है ना, सत्यार्थी, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस अर्थी हो जाएगा। और यही कह रहा है 30 नंबर, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कह रहा है ढाई घर के लिए, अर्धनारीश्वर के लिए, बेईमान के लिए या आपके आमा के लिए। तो किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देखिए ये हो जाएगा आपका ढाई घर के लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, 30 नंबर आपके लास्ट होंगे, फिर हम यहीं क्लास समाप्त करेंगे। कह रहा कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती डैश डैश यह उक्ति किसकी रचनाकार हैं? तो कह रहा कि जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अज्ञेय। तो कह रहा कि हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्धि भारती डैश डैश यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो देखिए ये हो जाएंगे कौन? तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। और 32 नंबर है, देखिए 32 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। अब यहीं शोक की बात करें, शोक किसका होता है? तो करुण रस का होता है। और भय किसका होता है? तो भय जो होता है भयानक का रस का होता है। और रति जो होता है वह श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है।
तो यह क्लास अगर आपको पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करके जाएँ। और आपको जो है 32 में से आपका क्या स्कोर रहा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो